वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के ही लिए नहीं, लगभग सभी लोगों के लिए कारगर साबित होगा। तो आज हम बात करेंगे भारत में कृषि के टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे कि भारत में जो कृषि है वो कृषि किस तरीके से उसको विभाजित किया गया है ना। कौन सी कृषि कितने प्रकार की होती है ना। कृषि में कौन कौन सी मुख्य तौर पर फसलें आती हैं, उन फसलों का कितने परसेंटेज के आधार पर उत्पादन होता है, कौन सा राज्य किस फसल को उत्पादित करने में नंबर 1 पर है, कौन सा राज्य है या कौन सा देश है, उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है ना। ऐसी तमाम तरीके की बातें फसलों से जुड़ी हुई होंगी जो कि आप लोगों को मैं आज डिटेल से समझाऊंगा। तो आमतौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी व्यक्ति इसको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनका जुड़ाव कृषि से जरूर है। किसी न किसी तरीके से वो कृषि से सीधे जुड़े हुए हैं। और अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में उन लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जिस जानकारी से अब तक शायद वो अनभिज्ञ होंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे से विधिवत तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिर जो कृषि है वो किस तरीके से कितने भागों में बटी हुई है, और उसके जितने भी सारे फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना। अभी तक जितने वीडियो थे उनके बारे में मैंने शेयर करने के लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो वीडियो केवल पढ़ने के लिए थे, है ना। उतनी जानकारी उनमें नहीं थी, है ना। अगर बैंकिंग को छोड़ दिया जाए, बैंकिंग का तो ऐसा है कि वो आप लोगों को और सामान्य व्यक्तियों को दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। लेकिन ये वीडियो जो है वो सभी के लिए है, तो आप इसको सभी तक पहुंचा दें और जो जानकारी है वो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिल पाएगी। तो आज हम बात करेंगे भारत में कृषि। ठीक है। तो आमतौर पर कृषि के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। मतलब बेसिक जानकारी जो है कि कृषि क्या है ना। तो इतना सामान्य तौर पर तो आप जानते ही हैं कि कृषि में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, फसलों का उत्पादन होता है। उस उत्पादन के बाद उसको हम उसका हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, है ना। तो ये सब तो सामान्य जानकारी है, लेकिन हम फैक्टों के आधार पर बात करेंगे जिससे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो आसानी से क्लियर हो। तो सबसे पहले जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है, जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर अगर हम कृषि का भाग देखें, उस क्षेत्रफल पर हम कृषि का भाग देखें तो वो है 70%। कितना भाग है? 70%। अर्थात ये है कि भारत की जितनी भी सीमा है उसका जो ओवरऑल पूरा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में अगर हम बात करें कि कृषि जो है उसका परसेंटेज कितना है, तो वो है कितना? 70%। 70% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। पूरे भारत का अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो 32,87,263। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। और उसका अगर आप 70% निकालेंगे तो उतने भाग पर कृषि की जाती है। लेकिन इस 70% पर, पूरे 70% पर खेती नहीं की जाती। सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो कृषि का 70% भाग है, मतलब इतने पर हो सकती है, लेकिन होती कितने पर है उसका परसेंटेज है 51%। देखो दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। हमेशा प्रत्येक प्रश्न में अगर एक शब्द जुड़ता है तो वो एक शब्द पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल देता है। ये बात मैं आप लोगों से शुरू से कहता आया हूँ। अगर आपसे पूछे कि भारत में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भाग है तो 70% है। कितने परसेंट कृषि योग्य भाग है तो 70%। और कितने परसेंट पर होती है तो 51%। दोनों में अंतर है कितना? 70%। और होती कितने पर है? अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, जब है तो होना भी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कृषि करने योग्य तो हैं
लेकिन उन पर कृषि होती नहीं है या कुछ लोग करते नहीं हैं, है ना। बगीचे बना देते हैं, है ना। कुछ पर्वतीय भूमि होती है, कुछ बंजर भूमि होती है, तो ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जिन्हें हम कृषि में इंक्लूड तो करते हैं लेकिन वहाँ पर कृषि की नहीं जाती। तो 51% भूमि पर कृषि होती है। अगर हम बंजर भूमि की बात करें तो भारत में 24% भूमि कैसी है, बंजर है। बंजर का मतलब ये है कि जिस भूमि पर फसल या अन्य कोई पौधा नहीं उगाया जा सकता, है ना। अनुपयुक्त भूमि, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं अनुपयुक्त भूमि, जिस भूमि का कोई उपयोग नहीं होता वो बंजर भूमि कहलाती है। सामान्य भाषा में जैसे मरुस्थल हो गया, है ना। मरुस्थल रेगिस्तान, जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी जो होती है उस पर कोई भी चीज़ ठीक से नहीं हो सकती, इसलिए उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। तो राजस्थान और पाकिस्तान, राजस्थान से जो सीमा लगती है पाकिस्तान से, उस वाले क्षेत्र में थार का मरुस्थल है, और वो मरुस्थल कैसा है, बंजर भूमि का एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बालुई मिट्टी भी कहते हैं ना, जिसमें बालू होती है, सैंड होती है। तो 24% भूमि कैसी है, बंजर भूमि है। अगर हम इस कृषि की भूमि के परसेंटेज में देखें कि इस कृषि के भूमि के परसेंटेज में चारागाह कितने परसेंट पर होता है, जिस पर चारा उगता है। चारा बहुत जरूरी है हमारे भारत में। अगर हम कृषि की बात करें तो कैसी कृषि है, मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि का मतलब ये होता है कि अधिकांशतः जितने भी कृषक हैं, जितने भी किसान हैं, वो किसानी के साथ साथ, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, है ना। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ है। पशुपालन पर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पशुपालन में कौन कौन से पशु आते हैं, उनकी प्रजातियां क्या हैं, उनके अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं, उनकी प्रजातियां कैसे तैयार की जाती हैं, दूध अधिकांश कौन सी स्पीसीज देती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं पशुपालन की सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर जो चारागाह है, वो चारागाह पशुपालन के लिए बहुत जरूरी होता है। पशुपालन क्षेत्र अगर पूरा सशक्त बना हुआ है तो वो केवल और केवल चारागाह पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पूरी कृषि के अगर हम परसेंटेज में देखें तो उसमें से 4% जो भाग है उस पर क्या की जाती है, चारागाह की खेती की जाती है, मतलब चारागाह उगाया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो खाद्य पदार्थ है, जो फूड मटेरियल है, जो खाना आप कच्चे फॉर्म में भूमि से उगाते हैं, आपने बीज बोया, बीज बोने के बाद जो फसल तैयार होती है, उस फसल तैयार होने के लिए सामान्यतः एवरेज कितनी आर्द्रता की जरूरत होती है। आर्द्रता का मतलब होता है उस वातावरण में ह्यूमिडिटी, है ना, उस एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी हो, ताकि सारी जो फसलें हैं वो एवरेज तौर पर अच्छे से हो सकें। तो 14%, कितनी, 14% अगर आर्द्रता है तो वहाँ की जो फसल है वो अच्छे से होगी। आर्द्रता तो आप समझते हैं कि उस वातावरण में नमी कितनी है ना। आर्द्रता सामान्य तौर पर नमी कहलाती है। अभी आगे में देखो, अब आप कहेंगे कि सर ठीक है आपने नमी बता दी है 14% है, अगर मैं आपसे पूछूं कि तापमान कितना, तो तापमान हर एक फसल के लिए अलग अलग होता है। अभी इसके बाद मैं सारे प्रकार बताऊंगा, उस प्रकारों में मैं आपको बताऊंगा कि किस फसल के लिए कितना टेम्परेचर जरूरी होता है। तो अभी आप टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दें, अभी आप इन फैक्टों पर ध्यान दें। ठीक है, तो भारत में कृषि इतने परसेंट है, परसेंटेज का क्रम मैंने आपको बताया, है ना। परसेंटेज के क्रम में मैंने आपको चारागाह बताया, 4% पर होता है। भारत में अधिकांशतः मिश्रित खेती है, मिश्रित खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाता है और उसी को हम मिश्रित खेती कहते हैं। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब ये है कि भारत की अधिकांशतः जनसंख्या, अधिकांशतः लोग, अधिकांशतः क्षेत्र पूरा किस पर डिपेंडेंट है, कृषि पर डिपेंडेंट है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। और कृषि किस पर निर्भर है, तो कृषि वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है ना। अब अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर नहीं, बहुत सारी फसलें हम गर्मी में भी ले लेते हैं, वो तो वर्षा पर निर्भर नहीं करती, है ना। बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो गर्मी में आप उगाते हैं, ठंड में भी उगाते हैं, है ना। तो ठंड में आप बोर, ट्यूबवेल वगैरह से पानी निकाल कर आप
फसलों को देते हैं तो वो वर्षा वाली फसलें नहीं कहलाती। लेकिन ये केवल एक कहने के लिए है ना। अगर आप उसको डीपली एनालिसिस करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो वो पानी भी कहाँ से आ रहा है। अगर जो आप बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं और जो सिंचाई कर रहे हैं, वो पानी भी कहाँ से आता है, तो अल्टीमेटली पूरी जो कृषि है वो वर्षा पर ही निर्भर करती है। वर्षा होती है, वर्षा के बाद उस वर्षा से भी एक आप फसल बरसात में ले लेते हैं, जिसे खरीफ की फसल कहते हैं। उसके बाद उस वर्षा का पानी, जो वर्षा का पानी है, वो मिट्टी के पोर्स के माध्यम से, मिट्टी के केशिकत्व के कारण वो पूरा जो पानी है वो जमीन के अंदर चला जाता है ना। जो बहुत सारे पोर्स होते हैं मिट्टी में, मिट्टी को आपने देखा होगा कि मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती है। वो पानी एब्जॉर्ब होता जाता है और मिट्टी का पूरा पानी एब्जॉर्ब होकर तली में पहुंच जाता है। जब ये तली में पहुंच जाता है तो ये पानी अनेक भागों में डिवाइड हो जाता है। पृथ्वी के अंदर जो पानी है वो भी कई प्रकार का पानी होता है ना। बहुत सारे टाइप्स होते हैं पानी के। वो पानी के जो टाइप्स हैं वो आगे आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब बॉटनी वगैरह पढ़ाऊंगा। तो बॉटनी या वनस्पति विज्ञान में मैं आपकी प्लांट की पूरी फिजियोलॉजी समझाऊंगा कि प्लांट कैसे वृद्धि करता है, कौन कौन सी सिद्धांत पर ये आगे बढ़ता है, सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है ना, अपाइकल सेल मेरिस्टेम थ्योरी क्या है, फेलोजन थ्योरी क्या है, गोल्ड्स सिद्धांत क्या है ना, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी क्या है, फेलम फेलोजन थ्योरी क्या है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि प्लांट की पूरी संरचना को समझाते हैं। वो एक अलग चैप्टर है, वो वनस्पति विज्ञान में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो अभी हम केवल फैक्टों पे बात करेंगे। तो वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब होकर ज़मीन के अंदर तक पहुंचता है और वो पानी कन्वर्ट हो जाता है कैपिलरी वाटर में या केशिकत्व जल में। तो जो आपके ज़मीन के अंदर पानी भरा हुआ है उसका प्रकार क्या है, केशिकत्व जल। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट या पौधा या आपकी फसल किस पानी को ग्रहण करती है, किस पानी को लेती है, तो उसका आंसर क्या होगा, केशिकत्व जल या कैपिलरी वाटर। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका जो प्लांट है, आपका जो पौधा है, वो पौधे ने जड़ों के माध्यम से तो पानी ले लिया। सामान्य तौर पर ये सभी को पता होता है कि पौधे पानी को जड़ से लेते हैं, ठीक है, जड़ से पानी ले लिया। लेकिन जड़ में से जब पानी लिया तो जड़ से पानी लेने के बाद वो पानी क्या केवल जड़ में रहेगा, वो पानी प्लांट के पूरे भाग में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे भाग में फैल जाएगा। अब यही जो पानी है, ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पानी जड़ों के द्वारा ग्रहण करने के बाद उस पानी को पेड़ के संपूर्ण भाग में कौन ले जाता है, कौन सा वो पदार्थ है पेड़ का जो पूरे भाग में ट्रांसमिट करता है। तो उसका नाम क्या है, जाइलम। उसका नाम क्या है, जाइलम। अब आप कहेंगे जाइलम क्या है, तो जाइलम आपने देखा होगा कि जब आप पेड़ को काटते हैं, जब जैसे आपने तना काटना शुरू किया, तो तना काटने के दौरान पेड़ को जब आप काटते जाते हैं तो इसकी छाल निकलती जाती है। और छाल जब निकलती है तो उस छाल में आपने देखा होगा कि छाल के अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। कोई वाइट कलर का होगा, कोई गहरा डार्क होगा, है ना, कोई थोड़ा सा कड़ा होगा। पहले जब आप काटते हैं तो छाल बहुत स्मूथ कटती है, फिर अंदर जाते हैं तो बहुत टाइट हो जाता है। तो अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है ना। तो वो जो भाग हैं वो सेल्स कहलाती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो यानी इन्हीं व्यवस्थित कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है जो जाइलम कहलाता है। जाइलम की बहुत सारी अपनी एक गहराई से अध्ययन है, इसकी एक संरचना है, तो वो मैं आपको बॉटनी में बताऊंगा। यहाँ केवल आपको बस नाम याद रखना है कि किस पदार्थ के द्वारा वाटर ट्रांसमिट होता है या पानी का स्थानांतरण होता है। पानी का स्थानांतरण जाइलम। इसी के साथ याद रख लें खाना का स्थानांतरण कौन करता है, फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम की कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो खाने को क्या करती हैं, पूरे भाग में ले जाती हैं। अब आप कहेंगे कि प्लांट में खाना आता कहाँ से है, तो प्लांट में खाना कहाँ से आता है, प्रकाश संश्लेषण से आता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पौधे, जैसे आप खाना खाते हैं, किचन में आपका खाना बना और आप डायरेक्ट खाना खाने बैठ गए, खाना खाने बैठे और आपने खाना खा लिया और खाना को डाइजेशन करने के बाद उससे एनर्जी प्राप्त हो गई और पानी पी लिया। इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है पानी। सबसे जरूरी क्या होता है, पानी। पानी के साथ और क्या जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड।
और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें जब जरूरी होती हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप छोड़ रहे हैं, वो तो ये ले ही लेते हैं, वातावरण में मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ली, वाटर ने लिया, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है और इनका खाना बनना शुरू हो जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि खाना कहाँ बनता है, तो पेड़ के हरे वाले भाग में, जहाँ जहाँ हरा भाग होगा उस हरे भाग को क्लोरोफिल, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल भी कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, हरित लवक भी कहा जाता है ना। कहीं कहीं लवक भी कहा जाता है, कहीं कहीं प्लास्टिड भी कह देते हैं, कहीं कहीं वर्णक भी कह देते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो इस हरे वाले भाग पर जब प्रकाश पड़ता है तब यहाँ से खाना बनना शुरू हो जाता है, और खाना बनने के बाद यहीं पर फ्लोएम आ जाता है, और वो फ्लोएम यहाँ से खाना लेकर पूरे भाग में पहुँच जाता है और संपूर्ण प्लांट के पौधे में स्थानांतरित कर देता है, जिससे प्लांट को एनर्जी मिल जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से प्लांट लगातार क्या करता है, खाना बनाता है। जैसे ही खाना कंप्लीट होता है और एनर्जी बनती है और इससे ऑक्सीजन निकल जाती है, ऑक्सीजन इससे क्या हो जाती है, निकल जाती है। जैसे ही आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद पानी को आपने एब्जॉर्ब किया और वेस्ट पानी को आप यूरिन के माध्यम से निकाल देते हैं। वैसे ही जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन लेने के बाद ऑक्सीजन शेष बचता है, और इस ऑक्सीजन को प्लांट निकाल देता है। प्लांट जब ऑक्सीजन को निकाल देता है तब वो ऑक्सीजन वातावरण में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और उसी ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं। क्लियर है। ये दिन के समय होता है। रात के समय प्लांट क्या करता है, रात के समय प्लांट हमारी ही तरह ऑक्सीजन लेने लगता है। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है, देखना ध्यान से सुनना इस चीज को। प्लांट दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है दिन में, लेकिन रात के समय सेम हमारी तरह ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, सेम हमारी तरह। इसलिए कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो कोई सा भी पेड़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ बड़ा होता है और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी वातावरण में हो जाती है तब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आप मूर्छित होने लगते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो पहले आप मूर्छित होंगे, फिर बेहोश होंगे, फिर उसके बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब वातावरण में अधिक होती है तो आप कहीं ना कहीं सांस लेने में और एनर्जी को तैयार करने में अपने आप को सशक्त नहीं पाते। इसी कारण रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो पेड़ दोनों प्रोसेस करते हैं, है ना, दोनों प्रोसेस करते हैं, लेकिन इनका अपना अपना एक समय है। लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस दोनों एक साथ होने लगती हैं, और इसको हम कंपनसेशन बिंदु या कंपनसेशन पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम समय में होता है। ये मैं आपको बॉटनी में आगे पढ़ाऊंगा। तो ये तो सामान्य तौर पर आपने पेड़ के बारे में अध्ययन कर लिया। देखो, पेड़ में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। पेड़ में जड़ क्या है, जड़ के कौन कौन से प्रकार हैं, है ना। मूसला जड़ क्या होती है, अपस्थानिक जड़ क्या होती हैं, तने के प्रकार क्या हैं, छाल के प्रकार क्या हैं, छाल कैसे बनती है ना। पत्तियां कैसे गिरती हैं, पत्ती विगलन क्या है, पत्ती का पीला पड़ना क्यों होता है ना। रूट ट्यूनिका कार्पस थ्योरी क्या कहती है, पत्तियां के बनने के बाद जो तना है वो तना किस तरीके से फूल का निर्माण करता है, फूल से फल कैसे बनता है ना। सूट मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो पेड़ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, है ना। और इतना गहराई से अध्ययन कॉम्पिटेटिव लेवल पर नहीं पूछा जाता। यहाँ बस आपको सामान्यतः याद करना है कि किस माध्यम से क्या होता है। तो जर्नली तो सामान्य तौर पर अभी तक दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि वाटर ट्रांसमिशन में सहायक कौन है, और खाना स्थानांतरण करने में कौन सहायक है, तो जाइलम और फ्लोएम। और इसके अलावा आप लोग मेरे ख्याल से समस्त चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ से याद रख पाएंगे, क्योंकि आपको एक हल्का फुल्का नॉलेज और बेसिक समझ प्लांट के बारे में हो चुकी है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है प्लांट की, ये कहाँ सिखाई जाती है, बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े कॉलेज में, है ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत,
गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है या यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पंतनगर में। कहाँ? पंतनगर। पंतनगर कहाँ पड़ता है ये आप लोग बताएंगे मुझे। पंतनगर पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य का एक छोटा सा क्या है, शहर है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों बताया। तो देखो, भारत में बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारत में बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, लेकिन सभी के बारे में आपको नहीं पढ़ना। आपको केवल एक ही याद रखना है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के पंतनगर में। आप जल्दी से बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है और उसका क्या नाम है? जल्दी से बताइए, मध्य प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है और उसका क्या नाम है? मध्य प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम कृषि के अंदर एंटर करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कृषि में फसलें होती हैं, फसलों के कौन कौन से प्रकार हैं, फसलों के सामान्य तौर पर कौन कौन से प्रकार हैं। तो ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। फसलें मुख्य तौर पर 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल और फिर जायद की फसल। खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल वो फसल होती है जो बरसात के टाइम पर बोई जाती है या उगाई जाती है। बरसात के टाइम पर, कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि बरसात के टाइम पर जिस फसल को तैयार किया जाता है वो खरीफ की फसल है। मतलब जून जुलाई में इसकी बोनी की जाती है, बुवाई की जाती है, जून जुलाई में इसको लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको क्या किया, काट लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। अब देखो, इसका कुछ फिक्स नहीं है कि इसी महीने में होगा, है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। सितंबर अक्टूबर, कभी कभी हो सकता है आपको अक्टूबर नवंबर, नवंबर ऑप्शन में रहे, तो वो आपको समझ लेना है। तो लगभग लगभग एक मोटे मोटे तौर पर आपको याद रहे कि कब लगाते हैं और कब इनको हम काट लेते हैं। तो सितंबर अक्टूबर के लगभग हम इसको, इन फसलों को काट लेते हैं। ठीक है, अब इनमें आपको कुछ याद नहीं रखना, इनमें आपको केवल और केवल एग्जाम्पल याद रखना है कि खरीफ की फसल कौन सी है। तो एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, है ना, वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल देखो। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इनके साथ साथ में आपको नोट्स बनाते जाने हैं, इनको आपको लिखते जाना है। अगर आप वीडियो को केवल देखेंगे और देखने के बाद आप लोग कोशिश करेंगे कि ये सब याद रहे, तो बहुत मुश्किल है, एक बार में याद नहीं होता, है ना। तो आप लोग इसको देखिए, है ना, एक बार देख लीजिए, फिर दूसरी बार आप इसको पॉज कर करके, वीडियो को रोक करके आप इनको लिखिए एक बार। लिखने से क्या होगा कि आपका ये डाटा बिल्कुल परमानेंटली आपके पास रहेगा और आपको जब भी डाउट होगा तो आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार उलट कर देखेंगे, तो आपको एक बार में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो खरीफ की फसल में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला है सोयाबीन। सोयाबीन, फिर है मूंगफली, फिर है धान, ज्वार, बाजरा, तिल, गन्ना, अरहर, मूंग, उड़द, रागी और तंबाकू। मूंग, उड़द, रागी और तंबाकू। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी फसलें हैं, लेकिन इतने एग्जाम्पल क्या हैं, सफिशियंट है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल याद याद रखें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो दूसरा हम बात करेंगे खरीफ के बाद रबी की फसलें। रबी की फसल आप इस शब्द में बहुत अच्छे से याद रखें। देखो, कन्फ्यूजन होता है कि रबी की पहले आती है, खरीफ की पहले आती है, तो आप याद रखना रबी। रबी मतलब क्या होता है, सूर्य। और सूर्य कब उगता है? बरसात में तो सूर्य निकलेगा नहीं, बरसात में सूर्य निकलेगा नहीं, सूर्य कब निकलेगा? ठंड में। ठंड में, तो ठंड में जो फसलें होती हैं, है ना, वो कौन सी हैं? रबी की फसलें। मतलब नवंबर, नवंबर के समय, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुवाई होती है, अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, फरवरी में भी कुछ फसलों को हम काट लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग आपको याद रहे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? चना हो गया, मसूर हो गया, बटरी हो गया, आलू हो गया, है ना, गेहूं हो गया, जौ हो गया, अलसी हो गया, राई हो गया, है ना। इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन में पूछूंगा
कि जो सरसों है, सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? सरसों का बॉटनिकल नेम क्या है? सरसों को विज्ञान में हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताइए। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कॉम्प्टेरिस। क्या नाम है? ब्रेसिका कॉम्प्टेरिस। मैं आपसे पूछूं आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी बताइए। सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम टिब्रोसम। जल्दी बताइए। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं, गेहूं को किस नाम से जानते हैं? गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? चना, चना को हम विज्ञान में किस नाम से जानते हैं? सिसर एरेंट्रम, सिसर एरेंट्रम। ठीक है, तो इस तरीके के वैज्ञानिक नाम आपको कुछ याद भी रखने हैं। अब अंतिम हमारी फसलों का प्रकार है जायद। जायद की फसल मतलब होता है गर्मी की फसलें जो हम गर्मी में बोते हैं, है ना। मार्च अप्रैल में इनकी बुवाई हो जाती है और जून जुलाई के समय इनको काट लिया जाता है, जिसमें बहुत सारी फसलें आती हैं जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, हरी सब्जियां, करेला। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, हरी सब्जियां और करेला, यानी ऐसी कुछ बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिनको हम क्या है गर्मी के मौसम में उगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फसलों को कितने प्रकार से बांटा है। ठीक है, अब यहाँ से हम डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। फसलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अधिकांश तौर पर अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों पर हम यहाँ से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे गेहूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे गेहूँ या वीट। इंग्लिश में इसको वीट कहा जाता है और विज्ञान में इसको, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसको आप नोट कर लेंगे जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं का जो प्रकार है वो कौन सा है? रबी की फसल है। गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। और आपसे पूछा जाए गेहूं किस क्षेत्र में उगती है? गेहूं किस क्षेत्र में उगती है? तो शीतोष्ण क्षेत्र में। किस क्षेत्र में उगती है? शीतोष्ण क्षेत्र फसल है। गेहूं शीतोष्ण क्षेत्र फसल है। गेहूं को उगने के समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? गेहूं को उगते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। गेहूं को पकने के समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? गेहूं को पकने के समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको आप नोट करते जाइए, इसको आप नोट करते जाइए। नोट कैसे करेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गेहूं, नंबर 1 वैज्ञानिक नाम डैश करके उसका नाम, नंबर 2 शीतोष्ण फसल है, नंबर 3 पकने के लिए समय, पकने के लिए तापमान इतना, उगने के लिए तापमान इतना, वर्षा, वर्षा इसके लिए वर्षा कितनी जरूरी है ना। गेहूं के लिए अगर हम पानी की बात करें तो पानी इसको कितना चाहिए? तो 50 से 75 सेंटीमीटर लिखें। वर्षा डैश 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर। अब ये 50 से 75 सेंटीमीटर क्या है? वर्षा मापी यंत्र। ठीक है, आप लोग जब मुझसे फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत सारे यंत्र पढ़ाऊंगा, जिसमें एक यंत्र आता है वर्षा मापी यंत्र। वर्षा मापी यंत्र को जब आप रखते हैं और रखने के बाद उसमें पानी की जो बूंदें पड़ती हैं और उसमें जो एक स्केल लगा होता है, उस स्केल में जितना पानी उसमें गिरता है वही पानी उस क्षेत्र में, समस्त क्षेत्र में गिरता है, तो उतने सेंटीमीटर की बारिश वहाँ पर हो जाती है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा गेहूं के लिए जरूरी होती है ना। भारत में सर्वाधिक गेहूं किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन डैश करके ही लिखेंगे उत्तर प्रदेश, डैश करके लिखेंगे उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं का उत्पादन, देखो दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है। सबसे ज्यादा उत्पादन मतलब ओवरऑल उत्पादन, कि आप उत्तर प्रदेश का पूरा उत्पादन कुल मिलाकर जोड़ लेंगे और उसकी जो क्वांटिटी आएगी उस कुल उत्पादन कहलाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ के हिसाब से, अच्छा आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। इसका आंसर बताइए, एक एकड़ में, सॉरी, एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं। जो लोग किसानी से जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। एक हेक्टेयर में 2.47 2.47 या 2.47 एकड़ होते हैं। 47 एकड़ होते हैं, मतलब इसका क्या है, अप्रोक्सीमेट मोटे तौर पर आप याद रखेंगे 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ पूरा तो नहीं होता, 2.5 एकड़ में थोड़ा सा कम। कितना कम? 0.3 या जितना भी आप, हाँ 2.5 एकड़ में 0.3 कम। कितना? 5.47 मतलब 5.47। तो 47 से 50 होने में कितना कम है? 3 कम है ना, 0.3 कम है तो 50 हो जाएगा। 2.50 हो जाएगा मतलब 2.5 एकड़ हो जाएगा। तो 2.47 एकड़ मतलब 2.5 एकड़ से थोड़ा सा कम, 3 डेसिमल आप मान सकते हैं। 3 डेसिमल कम होता है कितने? एक हेक्टेयर में। तो प्रति हेक्टेयर के उत्पादन से नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? पंजाब। नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? पंजाब। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर समझिए। जैसे एक किसान है, एक किसान के पास 50 एकड़ जमीन है। एक किसान के पास कितनी जमीन है? 50 एकड़। और एक किसान के पास कितनी एकड़ है? 10 एकड़। एक किसान के पास कितनी है? 10 एकड़। 50 एकड़ वाले ने 50 एकड़ में गेहूं लगाया, 10 एकड़ वाले किसान ने 10 एकड़ में गेहूं लगाया। 50 एकड़ वाले का गेहूं कितना निकला? 500 किलो, सॉरी 500, मोटे तौर पर आप याद रख लें 500 बोरा। 500 बोरा निकला, है ना। और उस 10 एकड़ वाले ने भी गेहूं लगाया, लेकिन उस 10 एकड़ वाले का जो गेहूं है वो 400 बोरा निकला। कितना निकला? 400 बोरा। अब इसका जो अंतर है वो मैं अंतर आपको बताता हूँ। एक अंतर है ओवरऑल उत्पादन। ओवरऑल उत्पादन का मतलब ये होता है कि जिसके पास जगह ज़्यादा है, जमीन ज़्यादा है, उसके पास उत्पादन ज़्यादा होगा ही होगा। भले ही एवरेज कम हो लेकिन उत्पादन तो ज़्यादा होगा ही होगा। और आपको पता है कि कि भारत में उत्तर प्रदेश जो राज्य है, राज्य है वो एक बड़ा राज्य है। उसका क्षेत्रफल कैसा है? बड़ा है। तो वहां पर कुल, सीधी सी बात है, गेहूं कैसा होगा? ज़्यादा होगा। पंजाब कैसा है? छोटा राज्य है। पंजाब छोटा राज्य जरूर है लेकिन वहाँ की ज़मीन कैसी है? बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है ना। पंजाब का जो नाम पंजाब है वो 5 नदियों के नाम पर पड़ा है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये 5 नदियाँ हैं। 5 नदियाँ यहाँ से होती हैं, होकर बहती हैं, और इसी कारण इसका नाम पंजाब है। जब 5 नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपयोगी है, जिसके कारण यहाँ की उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ पर जो एवरेज गेहूं का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। एवरेज, है ना, एवरेज की तुलना में क्या नंबर 1 पे आएगा? तो पंजाब आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं गेहूं के कुछ रोग। गेहूं के रोग, तो रोग लिखेंगे गेहूं के। गेहूं में बहुत सारे रोग लगते हैं। एक होता है गेरोई। एक रोग कौन सा होता है? गेरोई, है ना। जब व्यक्ति अधिक सिंचाई कर देता है, पानी आनी ज़्यादा हो जाता है तो गेरोई हो जाता है। एक होता है काला रस्ट। काला रस्ट जिसे हम ब्लैक रस्ट कहते हैं। ब्लैक रस्ट में गेहूं ब्लैक पड़ जाते हैं। एक्चुअल में कवक से होता है, फफूंद से होता है, फंगस से होता है, जिस फंगस का नाम है पक्सीनिया, है ना। जिस फंगस का क्या नाम है? पक्सीनिया। पक्सीनिया नामक फंगस जो होती है वो अपने दो होस्टों में अपना जीवन चक्र पूरा करती है। ये होस्ट वगैरह, कवक वगैरह, ये सब विज्ञान में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आ पाएगा कि रोग कैसे होते हैं। तो पक्सीनिया नाम की जो कवक है वो बारबेरी के पौधे पर अपना एक चक्र पूरा करती है, और एक चक्र गेहूं के पौधे पर पूरा करती है। जब पूरा करती है तो गेहूं को इन्फेक्टेड कर देती है, जिससे गेहूं काला पड़ जाता है, जिसे हम ब्लैक रस्ट कहते हैं। दूसरा होता है वाइट रस्ट, है ना। तीसरा होता है येलो रस्ट, और चौथा होता है टीला मस्ट। ये रोगों के नाम हैं। इन रोगों के कारण गेहूं को नुकसान होता है। अब आप, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटेन प्रोटीन होता है ना। ग्लूटेन प्रोटीन होता है। जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर और बताइए। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है?
अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गेहूं की बहुत सारी जो प्रजातियां हैं। गेहूं की जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, वो प्रजातियां के बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, है ना? जैसे हीरा है, मोती है, हीरा है, मोती है, सरबती है, लोकमन है, सोनालिका है ना, साबरमती है, साबरमती है। ऐसी बहुत सारी क्या है, प्रजातियां हैं गेहूं की। तो ये जो गेहूं की प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां बनती कैसे हैं? ये प्रजातियां बनती कैसे हैं? अधिकांश तौर पर क्या होता है, प्रजाति बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रजाति ऐसी तैयार की जाए जो कम पानी में भी आसानी से उग सके, और अधिक तापमान हो या अधिक ठंड हो या विपरीत कंडीशन हो, है ना, या कवक वगैरह ऐसे जो इनहिबिटर्स हैं, नुकसानदायक तत्व हैं जो वातावरण में मौजूद हों, जिनसे भी इसको कुछ ना हो सके। तो कुछ प्रजातियां ऐसी बनाई जाती हैं जो मजबूत हों, जो स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या हो, डेवलप हो सकें। इस तरीके से हम बहुत सारी प्रजातियां तैयार करते हैं। तो ये प्रजातियां जो तैयार करने का काम है, ये कहाँ होता है? अनुसंधान केंद्र में। ये काम कहाँ होता है? अनुसंधान केंद्र में या रिसर्च सेंटर में। रिसर्च सेंटर में। तो रिसर्च सेंटर अलग अलग आधार पर बनाए जाते हैं। विश्व का रिसर्च सेंटर अलग होता है, भारत का रिसर्च सेंटर अलग होता है, और मध्य प्रदेश का रिसर्च सेंटर अलग होता है। अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉमन भी होते हैं। तो यहाँ पर हम 3 फॉर्मेटों में बात करेंगे अनुसंधान केंद्र पर। अनुसंधान केंद्र में क्या होता है कि एक गेहूं का पौधा लिया और एक दूसरे गेहूं की प्रजाति का पौधा लिया। 2 पौधे लिए अलग अलग प्रजातियों के, है ना। मान लो एक लोकमन का ले लिया, एक साबरमती का ले लिया। दोनों पौधे लिए, पौधे को बहुत बारीक तरीके से काटा। काटने के बाद इसके अंदर जो सेल्स उपस्थित हैं उस सेल को निकाला। सेल के अंदर जो केंद्रक उपस्थित है उस केंद्रक को निकाला। केंद्रक के अंदर जो उसका केंद्रक के अंदर जो उसका क्रोमोसोम है उसको निकाला। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसको निकाला। डीएनए के अंदर जो जीन है उसको निकाला। जीन के अंदर जो जेनेटिक कोड हैं उनको निकालकर उनको आपस में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। उनको आपस में मिक्स किया जाता है, और उनके जो डीएनए के जेनेटिक कोड हैं उनको आपस में मिक्स करने से वो कैसी प्रजाति बन जाती है? हाइब्रिड प्रजाति बन जाती है, द्विसंकर प्रजाति बन जाती है ना। इस तरीके से बहुत सारी प्रजातियों को क्रॉस कराया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले शिमला मिर्च नहीं थी। पहले शिमला मिर्च नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पहले केवल वो एक ही मिर्ची थी। एक ही मिर्ची थी। एक मिर्ची का हमने क्या निकाला? डीएनए निकाला, है ना। और टमाटर का डीएनए निकाला। मिर्ची का डीएनए निकाला, टमाटर का डीएनए निकाला, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला दिया, हाइब्रिड प्रजाति बन गई। हाइब्रिड प्रजाति बन गई, क्या बन गया? शिमला मिर्च बन गई। शिमला मिर्च को आप कभी ध्यान से देखना, उसमें आपको मिर्ची के गुण भी दिखते हैं और टमाटर के गुण भी दिखते हैं कि नहीं? शिमला मिर्च बन गया। इस तरीके से बहुत सारे प्लांटों को क्या किया जाता है? एक दूसरे से ओवरलैप कराया जाता है। ऐसा पहले ह्यूमन पर भी होता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आधार पर ह्यूमन के डीएनए से छेड़खानी करना पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित है। ह्यूमन के डीएनए से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? अनुसंधान केंद्र में होती हैं, रिसर्च सेंटर में होती हैं, है ना। तो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सीरिया में स्थित है। सीरिया आपने सुना होगा। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। तो सीरिया में स्थित है। एक मैक्सिको में भी स्थित है, मैक्सिको में भी स्थित है ना। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं का जो मध्य प्रदेश में अनुसंधान केंद्र है, गेहूं का जो मध्य प्रदेश में अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? गेहूं का मध्य प्रदेश में अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पवारखेड़ा में। कहाँ पर स्थित है? पवारखेड़ा। पवारखेड़ा कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है। तो होशंगाबाद में गेहूं का अनुसंधान केंद्र स्थित है, जहाँ पर गेहूं पर बहुत सारी क्या है? रिसर्च की जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम हरित क्रांति का प्रभाव किस पे पड़ा? प्रथम हरित क्रांति का प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पे पड़ा। मतलब प्रथम हरित क्रांति में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया गया था। प्रथम हरित क्रांति में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी कौन सी है, किस मिट्टी में सबसे अच्छा गेहूं होता है? तो दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, काली मिट्टी में। ये मिट्टियाँ
गेहूं को अच्छा उत्पादित करने में सहायक होती हैं, है ना। तो लगभग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर गेहूं की समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे चावल पर। अब हम बात करेंगे चावल पर, है ना। तो चावल का वैज्ञानिक नाम, हेडिंग डालें चावल या राइस, है ना, चावल या राइस। तो सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरजाया सेटाइवा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरजाया सेटाइवा। ओरजाया सेटाइवा। चावल कहाँ से बनता है? धान से बनता है। चावल कहाँ से बनता है? धान से बनता है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? या चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। चावल का कटोरा, देखो बहुत अच्छे से याद रखना, चावल का कटोरा पूछे छत्तीसगढ़, धान का कटोरा पूछे छत्तीसगढ़। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चावल सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। एक समय होता था, तब इसका नाम छत्तीसगढ़ का नाम कर दिया धान का कटोरा, सो आज भी है। लेकिन आज वर्तमान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना कि चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, जबकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। चावल की घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। चावलों की घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा कहाँ होता था? आंध्र प्रदेश में। प्राचीन काल में चावल का उत्पादन आंध्र प्रदेश में। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। अगर आपसे पूछूं मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। कहाँ पर स्थित है? बड़वानी में। और मैं आपसे पूछूं विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? या इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मनीला में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है। और मनीला कहाँ पड़ता है? मनीला पड़ता है आपका फिलीपींस में। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? मनीला है। और जिसकी मुद्रा क्या है? जिसकी करेंसी क्या है? पीसो है। पीसो। ठीक है। तो चावल पर हमने इतनी बात की। अगर आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप लगाएंगे चीन, चाइना। चाइना सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चावल साल कौन सा मानते हैं, मतलब किस वर्ष में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ, तो 2004 को राइस ईयर या चावल वर्ष माना जाता है। चावल वर्ष माना जाता है ना। चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है जलोढ़। कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़। अब आपके दिमाग में आ गई जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़, ऐसी मिट्टी जो लुढ़कती हो, जो क्या हो? लुढ़कती हो। और मिट्टी को लुढ़काएगा कौन? पानी। लुढ़काएगा कौन? पानी। तो पानी, कैसा पानी लुढ़काएगा? जो नदियों वाला होगा। तो उत्तर भारत से पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं, पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं, हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। और वो नदियां बहती हुई जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं, है ना, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सरस्वती है, घग्गर है, घाघरा है, सरयू है, झेलम है, चिनाव है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है ना, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है ना। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो नदियां बहती हैं वहां से और यहाँ पर आती हैं। और जब आती हैं तो वहां से उस मिट्टी को भी लुढ़काते हुए लाती हैं। उस मिट्टी को भी लुढ़काते हुए लाती हैं अपने साथ। और उस नदी के साथ जो मिट्टी आती है, उससे बनने वाली मिट्टी कहलाती है जलोढ़। उससे बनने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़। और उस मिट्टी में अगर आपने चावल लगा दिया तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन या सबसे अच्छा चावल का उत्पादन होता है। तो ये आई होप यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे पूछ ले कितनी वर्षा जरूरी है चावल के लिए, कितनी वर्षा जरूरी है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा होती है तो वहाँ पर आप चावल लगा सकते हैं। वहाँ पर आप चावल लगा सकते हैं। कुछ हम प्रजातियों की बात कर लेते हैं। कुछ हम चावल की प्रजातियों की बात कर लेते हैं, जिसमें हो गया पद्मा, कृष्णा, जगन्नाथ, पंकज, रत्ना और कावेरी, है ना। ये सब क्या है? चावल की फसल, चावल की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गन्ना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं गन्ना की। गन्ना या शुगर केन,
है ना, गन्ना या शुगरकेन। तो नंबर 1 आप देखें, गन्ना को हम नगदी फसल कहते हैं। गन्ना को हम क्या कहते हैं? नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। और गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? गन्ना का वैज्ञानिक नाम है सक्सरनम ऑफिसिनेरम। सक्सरनम ऑफिसिनेरम। जो लोग स्टूडेंट हैं या जो आम व्यक्ति हैं, उनको ये नाम बहुत कठिन लग रहे होंगे, यार इतना कठिन नाम कैसे पढ़ा जाए, है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी लगता है, क्योंकि वो लोग इसको पढ़ते रहते हैं, है ना। तो एक बार शुरुआत में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब बार बार आप पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने कई बार पढ़ लिया, तो बड़ी आसानी से अब याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जब माइंड को हैबिट हो जाती है, तो फिर बड़े ही आसानी से कठिन नाम भी हमको सरल लगने लगते हैं। तो सक्सरनम ऑफिसिनेरम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। सबसे अधिक समय लगता है इसको उत्पादित होने में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन गन्ना का कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश। गन्ना का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है भारत में, अगर आपसे पूछेगा तो आपको राज्य बताना है, जिसमें नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है ना। और अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है, तो उसका नाम है नरसिंहपुर। उसका नाम क्या है? नरसिंहपुर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन करता है? नरसिंहपुर। और अगर आपसे मैं पूछूं विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन करता है विश्व में सर्वाधिक गन्ना होता है ब्राजील में। कहाँ पर होता है? ब्राजील में, जिसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है, लेकिन अब उसको हम साउ पाउलो कहते हैं। साउ पाउलो, क्या कहते हैं? साउ पाउलो। ठीक है। तो गन्ने की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा मतलब जहाँ पर शक्कर ज़्यादा बनती है, उस देश को हम कहते हैं चीनी का कटोरा। तो उस देश का नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना। हवाना को हम शुगर कैपिटल भी कहते हैं। शुगर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि शक्कर वहाँ पर क्या है? ज़्यादा बनती है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर आपसे मध्य प्रदेश का पूछे, तो मध्य प्रदेश का आप लोग बहुत अच्छे से बता लेंगे। जहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, वहीं पर इसका अनुसंधान केंद्र है, जिसका नाम है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बोहानी। नरसिंहपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बोहानी। तो बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र है। लेकिन अगर आप भारत का गन्ना अनुसंधान केंद्र देखेंगे, तो वो कोयम्बटूर में स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। गन्ने के सीरे से अल्कोहल बनाया जाता है। गन्ने के सीरे से अल्कोहल बनाया जाता है, और खोई से ईंधन बनाया जाता है। गन्ने की खोई से ईंधन बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप चाय। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालिए? चाय। चाय जो आप पीते हैं, उसमें जो चाय पत्ती डाली जाती है, वो चाय के पौधे से तैयार होती है, इसलिए चाय को हम पौधे के रूप में पढ़ते हैं। चाय जो है, चाय का एक पौधा होता है। चाय का एक पौधा होता है, और चाय के जितने भी गुण हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। कहाँ पर होता है? चीन में। चीन ही चाय की जन्मभूमि है। चीन ही चाय की जन्मभूमि है। चीन के एक राजा थे फर्डिनेंड। चीन के एक राजा थे, तो उस राजा के अपने समय के काल में बरसात के समय वो ऐसे बैठे हुए थे, है ना। वो बैठे थे और उनके आसपास बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे, और वर्षा का जो पानी है, उस समय वर्षा हो रही थी। उस वर्षा का पानी उस पत्ती पे पड़ा, और पत्ती पे पड़ने के बाद वो पानी जाकर एक बर्तन में पड़ा, और उस बर्तन के पानी का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। कलर का चेंज हो गया। तो इस अद्भुतकारी गुण पर जब रिसर्च किया गया, तो बाद में एक नशीला पदार्थ हमें चाय में प्राप्त हुआ,
जो कि काफ़ी अच्छा महसूस कराता है। और धीरे धीरे फिर चाय को सिंथेटाइज करके, चाय को मॉडिफाइड करके चाय पत्ती बनाई गई और प्रत्येक व्यक्ति इसका लुत्फ़ उठाता है। ठीक है। तो चाय में नशीला पदार्थ होता है, चाय में नशीला पदार्थ होता है। उस नशीले पदार्थ का कोई नाम बताए मुझे, उस नशीले पदार्थ का कोई नाम बताए मुझे। उसका नाम होता है थीन। क्या नाम होता है? थीन। बहुत सारे लोग इस शब्द को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार नशीला पदार्थ होता है चाय में, हम नशा करते हैं। तो देखिए, नशे के बहुत सारे प्रकार हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो अधिकांश तौर पर नशे से तैयार होती हैं। जैसे आपने अफीम सुना होगा, अफीम, मार्फीन, है ना, मार्फीन वगैरह ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो नशे से तैयार होती हैं। तो हर एक नशा नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन हर नशे का जो प्रभाव है, हर नशे का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं उसमें लॉस ही होता है। चाय जरूर एक हल्का नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ तो है, लेकिन ये बहुत ही हल्का है। इतना हल्का है कि आपको नशे जैसा कुछ अनुभव नहीं होता। लेकिन अगर आपको चाय ना दी जाए तो आप थोड़े से बेचैन हो जाते हैं। तो ये बेचैनी का कारण क्या है? नशा है। और उस नशे का नाम क्या है? थीन है। थीन एक नशीला पदार्थ इसमें पाया जाता है, जिससे आपको बेचैनी होने लगती है अगर आपको चाय ना मिले तो। ठीक है। तो इसका नुकसान तो है, फायदे भी हैं, नुकसान भी है। चाय के फायदे भी होते हैं, चाय के नुकसान भी होते हैं। समाज में चाय के नुकसान कोई नहीं बताता, समाज में चाय के फायदे सब बताते हैं, क्योंकि 99% जनता चाय का लुत्फ उठाती है। अगर आप किसी के घर जाएं और अगर वो चाय ना पिलाए तो बात नहीं बनती। ठीक है। तो चाय इतनी ज़रूरी हो चुकी है कि जो चाय है, छोटी सी चाय बहुत बड़े बड़े काम करा देती है। बहुत सारे आप ऑफिसों में जाएंगे तो छोटी सी चाय जो है, चाय पिलाकर बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ठीक है। तो चाय को एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि चाय की जन्मभूमि कौन है, तो चीन है। सर्वाधिक चाय कहाँ होती है, तो चीन में होती है। लेकिन सर्वाधिक चाय का खपत कौन करता है, सर्वाधिक चाय कौन पीता है, तो भारत। भारत चाय पीने में नंबर 1 है। यहाँ पर चाय के सर्वाधिक व्यक्ति हैं। चाय के फायदे तो बहुत सारे हैं। चाय आपके शरीर में स्फूर्ति ला देती है, नींद को भगाने में सहायक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम को, आपके तंत्रिका तंत्र को, आपकी स्फूर्ति को ये तुरंत के लिए तो जगा देती है, लेकिन उस पर एक दुष्प्रभाव डालती है ना। इस पर एक क्या डालती है? दुष्प्रभाव डालती है। और कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड की सोचने समझने की शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती है, धीरे धीरे लॉस होता है ना। इस पर बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारा। मैं आपको इस पर सैद्धांतिक रूप से भी समझा सकता हूँ, वो मैं आपको बायोलॉजी में समझाऊंगा। जब बायोलॉजी में आपको सैद्धांतिक रूप से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो, अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, आपको लगे ये क्या फालतू की बात है, लेकिन इस पर बहुत सारे जो कारण हैं, उन कारणों के साथ मैं बताऊंगा, तब आपको इस पर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो केवल अभी इतना समझिए कि इसमें ये पदार्थ होता है जो आपके लिए हानिकारक है। फायदे वाला भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा, फायदे वाला भी होता है। फायदा उतना नहीं होता है जितना नुकसान होता है। ठीक है। तो अंधविश्वास की भारत में बहुत ज़्यादा वो है, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चाय में कौन सा एसिड होता है, चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो उस अम्ल का नाम है टेनिन। उस अम्ल का नाम क्या है? टेनिन। टेनिन अम्ल होता है, और ये अम्ल इतना ज़्यादा अम्लीय होता है कि आपके पेट में कब्ज की समस्या हो जाती है ना। तो एक तो ये नुकसानदायक हो गया अम्ल इसका, है ना। अम्ल आपके पेट को गड़बड़ कर देता है, आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है। जितनी भी अम्लीय चीज़ें आप खाएंगे वो आपके लीवर को डैमेज करने की कोशिश करेंगी। जिसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय होती है शराब। शराब का पीएच मान होता है 2.4, है ना। बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है। जब इसका निरंतर सेवन आप करते हैं तो ये आपको लीवर को डैमेज कर देती है, फिर किडनी को भी डैमेज कर देती है, और आपकी फिर धीरे धीरे शारीरिक जो शक्ति है वो कमज़ोर होने लगती है। ठीक है। तो टेनिन भी क्या है? एक अम्लीय पदार्थ है जो आपके पेट में बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर देता है। चाय एक ऐसा पौधा है जिस पर लगातार पानी जो है वो गिरता रहना चाहिए। गिरते हुए पानी के लिए अनुकूल है, और पहाड़ी भाग में इसकी खेती की जाती है। भारत में अगर आप देखें तो भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी चाय दार्जिलिंग में होती है। सबसे अच्छी चाय दार्जिलिंग में होती है। दोनों में अंतर है। ज़्यादा होना अलग चीज़ है,
अच्छा होना अलग चीज़ है। तो ज़्यादा असम में होता है, लेकिन क्वालिटेड चाय कहाँ होती है? दार्जिलिंग में होती है। और दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना। जैसे आईएसआई मार्क होता है, हॉल मार्क होता है ना, वैसे ही जीआई टैग भी होता है। तो सर्वाधिक चीन में उत्पादन होता है। चाय को सर्वाधिक चाय का सर्वाधिक जो उपभोग है, चाय को सर्वाधिक पीने वाला भारत है। चाय को सर्वाधिक खरीदने वाला अमेरिका है। चाय को सर्वाधिक बेचने वाला कौन है? श्रीलंका है। सर्वाधिक चाय का निर्यात कौन करता है? श्रीलंका करता है, क्योंकि श्रीलंका के लोग चाय नहीं पीते, क्योंकि वैसे ही काले हैं, तो काले हो जाएंगे तो और दिक्कत होगी, इसलिए वो क्या कर देता है? निर्यात कर देता है ना। ये कहने वाली बात है। ठोस कारण सरकार के पास ही होता है। तो लगभग यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें कॉफ़ी। नेक्स्ट हेडिंग डालें कॉफ़ी या कहवा। कहवा, हिंदी में इसको कहवा कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कॉफ़ी कहा जाता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी पौधे का जन्म, कॉफ़ी पौधे का जन्म इथोपिया में हुआ था। इथोपिया में हुआ था, जबकि कॉफ़ी का घर हम ब्राज़ील को कहते हैं। कॉफ़ी का घर हम ब्राज़ील को कहते हैं, क्योंकि ब्राज़ील में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहवा मंडी या कॉफ़ी मंडी भी कहाँ पर है? ब्राज़ील में ही है। ब्राज़ील की राजधानी मैंने आपको बताया था साओ पाउलो। ब्राज़ील की राजधानी साओ पाउलो। तो साओ पाउलो में कहवा मंडी, कहवा मंडी डैश साओ पाउलो। कॉफ़ी बंदरगाह है, कॉफ़ी बंदरगाह है। कॉफ़ी बंदरगाह कहाँ पर है? सेंटोस। कॉफ़ी बंदरगाह का क्या नाम है? सेंटोस। सेंटोस भी कहाँ पर है? ब्राज़ील में ही है। सेंटोस जो बंदरगाह है वो ब्राजील में है। अब आप कहेंगे इस बंदरगाह का नाम कॉफ़ी बंदरगाह क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि इस बंदरगाह से सर्वाधिक कॉफ़ी का क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। सॉरी, इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से हम जानते हैं, है ना। जैसे हमने धान का कटोरा कह दिया, धान ज़्यादा, धान का कटोरा, वैसे इसे हमने कॉफ़ी बंदरगाह कह दिया। अगर आपसे पूछे कि ब्राज़ील में कॉफ़ी को हम क्या कहते हैं, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी को फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी को फजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी 3 प्रकार की होती है, अरेबिका, रोबस्टा, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया। कॉफ़ी 3 प्रकार की होती है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया। अरेबिका कॉफ़ी सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। अरेबिका कॉफ़ी सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। रोबस्टा कॉफ़ी हमारे भारत में उगाई जाती है। और लाइबेरिया कॉफ़ी जो है वो लाइबेरिया देश से आई हुई है, लाइबेरिया देश में उगाई जाती है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो कॉफ़ी है वो अरेबिका है। अरेबिका मतलब होता है अरब। सऊदी अरब का नाम आपने सुना होगा, तो सऊदी अरब में जिस कॉफ़ी को सबसे पहले उगाया गया वो अरेबिका कॉफ़ी थी। और ये कॉफ़ी भारत में कैसे आई? तो ये कॉफ़ी भारत में एक बहुत बड़े, कहना चाहिए, ऋषि थे या बुद्धिमान व्यक्ति थे, है ना, संत महात्मा साधु टाइप के, ऐसा माना जाता है। बहुत सारी कथाओं और बहुत सारी किद्वंतियों के दौरान ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। तो उनका नाम था बाबा बूदान। उनका नाम क्या था? बाबा बूदान, है ना। एक्चुअल उनका नाम था बाबा बुडैन। बाबा बुडैन उनका नाम था, फिर बाद में उनको बाबा बूदान कहने लगे। तो ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब से जब वो हज की यात्रा करने गए थे, तब वहाँ से कॉफ़ी के बीज लाए थे। तब वो वहाँ से अपने साथ कॉफ़ी के बीज लाए थे, और उन कॉफ़ी के बीज को एक पहाड़ी पर लगाया गया, और वहाँ पर बहुत सारी कॉफ़ी पैदा हुई। और आज भारत में उन पहाड़ियों को हम बाबा बूदान की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उनके नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? बाबा बूदान की पहाड़ी। बाबा बूदान की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफ़ी का सबसे पहला पौधा भारत में कहाँ लगाया गया, तो केरल में लगाया गया। केरल में इडुक्की, केरल में एक जिला पड़ता है इडुक्की, वहाँ पर इस पौधे को लगाया गया। तो आई होप यहाँ पर बात आपको समझ में आई हुई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो ब्राज़ील। अगर आपसे पूछे भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक। और अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन, तो बैतूल। सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन बैतूल में होता है, जिसे हम बदनूर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो जल्दी से पूछिए। जैसे चाय में एक नशीला पदार्थ पाया जाता है, थीन, वैसे ही कॉफ़ी में भी एक नशीला पदार्थ पाया जाता है। वैसे ही कॉफ़ी में एक नशीला पदार्थ पाया जाता है,
जिसे हम कैफीन कहते हैं, जिसे हम कैफीन कहते हैं, ये भी क्या है, नशे का कारण है। ये भी क्या है, नशे का कारण है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कपास। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कपास। कपास या कॉटन, कपास या कॉटन। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोना मतलब पौधों में सबसे अच्छा है और सफ़ेद है और कीमती है, कीमती है। कॉटन कीमती होता है, इसलिए इसे सफ़ेद सोना कहने लगे। अगर आपसे पूछे जाए सफ़ेद सोना क्या है, तो कपास को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि काला सोना किसे कहते हैं, काला सोना, तो काला सोना किसको कहा जाता है, कोयला को। काला सोना किसको कहा जाता है, कोयला को। अगर आपसे पूछा जाए हरा सोना किसे कहते हैं, हरा सोना, हरा सोना कहा जाता है बांस को। हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को। हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को। अगर आपसे पूछे मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, आयरन पैरेटीज को, आयरन पैरेटीज को, आयरन पैरेटीज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगर आपसे पूछूं झूठा सोना किसे कहा जाता है, झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायरेटीज को, आयरन पायरेटीज को, आयरन पायरेटीज को। आयरन पायरेटीज ऐसा होता है दिखने में, जो लोहे का बना होता है लेकिन सेम सोने जैसा दिखता है, इसलिए इसे झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो ये कुछ सोने के प्रकार हैं। सोने के प्रकार नहीं कह सकते, बस उनके नाम रख दिए गए हैं। कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि कपास सबसे अच्छा किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी काली क्यों होती है, काली मिट्टी काली क्यों होती है, काली मिट्टी में ऐसा क्या पाया जाता है कि वो काली होती है, उसमें पाया जाता है टेटनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या पाया जाता है, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एक मैग्नीज का पदार्थ है, जिसके कारण मिट्टी कैसी होती है, काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को अन्य रेगुर नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को अन्य रेगुर नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी हो या रेगुर मिट्टी हो, एक ही बात है। इसका एक और नाम है चेरनोजम। इसका एक और नाम है चेरनोजम, 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 रेगुर और काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल एक ही बात है ना। तो इतने सारे नाम हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहते और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। और अगर आपसे भारत में पूछे, भारत में पूछे तो गुजरात करता है। भारत में अगर आपसे कपास का उत्पादन पूछे तो गुजरात करता है। और अगर मध्य प्रदेश में पूछे तो खंडवा खरगोन, मध्य प्रदेश में पूछे तो खंडवा और खरगोन, ठीक। तो कपास में बस इतना ही, ज़्यादा कपास में नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालें रबर। रबर, रबर की अगर हम बात करें, रबर की हम बात करें तो रबर का सबसे पहला पौधा, रबर का सबसे पहला पौधा केरल में पेरियार नदी के किनारे लगाया गया था। पेरियार नदी के किनारे लगाया गया था। रबर का सबसे पहला पौधा पेरियार नदी के किनारे केरल में लगाया गया था, जो कि ब्राज़ील से लाया हुआ था, जो कि ब्राज़ील से लाया हुआ था। इस रबर के पौधे का जो जन्म है, रबर के पौधे का जो जन्म है वो अमेजन नदी के किनारे हुआ था। अमेजन नदी ब्राज़ील की नदी है ना, ब्राज़ील की नदी है। और उस नदी के किनारे सबसे पहले ब्राज़ील में इस रबर के पौधे का उत्पादन हुआ। इसके बाद ये समस्त देशों में पहुंच गया और वर्तमान में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन थाईलैंड या मलेशिया, थाईलैंड या मलेशिया के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड और मलेशिया में किया जाता है। थाईलैंड में सर्वाधिक सफ़ेद हाथी होते हैं, इसलिए थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद हाथियों के नाम की भूमि से जाना जाता है। थाईलैंड जो है, सॉरी, जो रबर का पौधा है, उस रबर के पौधे के तने से एक लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स का मतलब होता है दूध। लेटेक्स का मतलब क्या होता है, दूधिया पदार्थ। उससे दूधिया जो पदार्थ निकलता है, उसी दूधिया पदार्थ से क्या बनाया जाता है, उसी दूधिया पदार्थ से रबर तैयार की जाती है। उसी दूधिया पदार्थ से रबर तैयार की जाती है। इस दूधिया पदार्थ में, इस दूधिये पदार्थ में क्या मिलाया जाता है जिससे वो उपयोगी रबर बन जाती है, जिससे वो उपयोगी रबर बन जाती है, तो इसमें सल्फर मिलाया जाता है। इसमें सल्फर मिलाया जाता है। इस सल्फर को मिलाने वाली विधि को हम क्या कहते हैं, इस सल्फर को मिलाने वाली विधि को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बल्कनीकरण। इसको हम क्या कहते हैं, बल्कनीकरण। सल्फर मिला दिया, बल्कनीकरण हो गया, और वो दूध वाला पदार्थ उच्चतम रबर में कन्वर्ट हो जाता है और उस रबर से बहुत सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालें तिलहन।
नेक्स्ट हेडिंग डाला तिलहन। नेक्स्ट हेडिंग डाला तिलहन। तेल उत्पादित करने वाली जितनी भी फसलें हैं उनको तिलहन कहा जाता है। तेल उत्पादन करने वाली कुल फसलें जो हैं वो तिलहन कहलाती हैं। भारत में कुल 9 तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत में कुल 9 तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य आता है, जिसके सबसे प्रथम नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य आता है। मध्य प्रदेश राज्य आता है। मध्य प्रदेश में कौन सी तिलहन फसल होती है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश में कौन सी तिलहन फसल होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सबसे पहले मध्य प्रदेश, जिसमें सोयाबीन होता है, जिसमें सोयाबीन होता है। सोयाबीन होने के कारण इसे सोया प्रदेश कहा जाता है, इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान। राजस्थान में रागी होती है, इसलिए इसे राजस्थान में बाजरा होता है। राजस्थान में बाजरा होता है, इसलिए इसे बाजरा प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान में ही सरसों सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे सरसों का राज्य भी कहा जाता है ना। गुजरात में हम बात करें तो सर्वाधिक मूंगफली होती है। मूंगफली भी क्या है, तिलहन है, जिससे तेल बनाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, है ना, जिनसे क्या होता है, तेल का उत्पादन होता है। जैसे मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, अलसी हो गया, है ना। अलसी के बाद सोयाबीन, अलसी, और क्या होता है बताइए, सरसों हो गया, सरसों हो गया, सरसों हो गया। ऐसे बहुत सारे फसलें हैं जिनसे तेल तैयार होता है और इसका आप बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए तंबाकू। नेक्स्ट हेडिंग डालिए तंबाकू। नेक्स्ट हेडिंग डालिए तंबाकू। तंबाकू या टोबैको, तंबाकू का एक पौधा होता है। तंबाकू का एक पौधा होता है। उस पौधे की पत्ती से, उस पौधे की पत्ती से, उस पौधे की पत्ती से तंबाकू तैयार किया जाता है। उस पौधे की पत्ती से तंबाकू तैयार किया जाता है। तंबाकू की पत्ती में क्या होता है, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन क्या है, तो निकोटीन एक नशीला पदार्थ है। निकोटीन एक नशीला पदार्थ है जिससे हल्का सा नशा होता है और आपको जर्दा या तंबाकू की लत लग जाती है। ठीक है, तंबाकू की लत लग जाती है। तो टोबैको में अगर नशीला पदार्थ पूछे तब आपको निकोटीन लगाना है, और अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है, तो उसमें पाया जाता है TMB वायरस। कौन सा वायरस पाया जाता है, TMB। TMB का मतलब होता है टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। और विश्व में सबसे पहले जो वायरस खोजा गया था उसका नाम TMB ही था। सबसे पहला वायरस जो खोजा गया था उसका नाम TMB ही था, जिसकी खोज इवानोविस्की द्वारा, जिसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोविस्की द्वारा की गई थी। तो सबसे पहला वायरस कौन सा था, सबसे पहला वायरस था इवानोविस्की। और वर्तमान में कौन सा वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस। तो वायरस के भी अपने अपने बहुत सारे प्रकार हैं। वायरस का वीडियो भी मैंने आपको बनाया था, और बायोलॉजी में मैं बहुत डिटेल से पढ़ा दूंगा कि ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो क्या बताया मैंने तंबाकू के बारे में। मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंदरी में। राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंदरी, राजमुंदरी। तंबाकू कैसे मिलता है, राजश्री से, तो तंबाकू राजमुंदरी, राजश्री। ठीक है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है ना। तंबाकू सबसे पहले कहाँ से लाया गया, तंबाकू सबसे पहले कहाँ से लाया गया, या हमें तंबाकू से किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो हमें तंबाकू से पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस कराया गया ना। जो वास्को डी गामा आया था ना 1498 में, तो उस समय बहुत सारे ऐसे पदार्थ लाया था साथ में, जिससे उसने हमें क्या किया, अवगत कराया, और यहाँ के मसालों से वो अवगत हुआ। नेक्स्ट हेडिंग डालें नारियल। नेक्स्ट हेडिंग डालें नारियल या कोकोनट, कोकोनट, नारियल। तो नंबर 1 लिखें वैज्ञानिक नाम, नंबर 1 लिखें वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। ये क्वेश्चन आया था 12th में। 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन 12th के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कोकस न्यूसीफेरा। सामान्य भाषा में इसको हम कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष या स्वर्ग का पौधा के नाम से जानते हैं। कल्प वृक्ष या स्वर्ग का पौधा। जब आप देवी देवताओं
की पूजा करते हैं तो उसमें अल्टीमेटली यही उद्देश्य होता है कि हम लोग हमारे जो पाप हैं वो कम हो जाएं और स्वर्ग तक हम आसानी से पहुंच जाएं। स्वर्ग तक हम आसानी से पहुंच जाएं, तब वहाँ एक ही फल का उपयोग होता है जिसका नाम नारियल। तो इसलिए इसे स्वर्ग का पौधा भी कहते हैं। इसे हम स्वर्ग का पौधा भी कहते हैं। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। अगर भारत में पूछे तो केरल में होता है। भारत में पूछे तो केरल में होता है। नारियल का खाने योग्य भाग एंडोकार्प होता है। खाने योग्य भाग एंडोकार्प होता है, लेकिन इसके पानी को मीजोकार्प कहते हैं। इसके पानी को मीजोकार्प कहते हैं। इसके पानी को मीजोकार्प कहते हैं, जबकि इसके खाने योग्य भाग को हम भूडपोष कहते हैं। भूडपोष मध्यभित्ति होता है। भूडपोष मध्यभित्ति भित्ति होता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि नारियल का हम किस भाग को खाते हैं, तो एम्ब्रियो वाले भाग को हम खाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कृषि के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कृषि को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा डाटा है ना, लेकिन सारा डाटा हमको नहीं पढ़ना। सारा डाटा याद करना बहुत ही कठिन होता है। ये वीडियो आपने देखा, इतना ही डाटा अगर आपने याद कर लिया, इतना ही डाटा अगर आपने सॉलिड तरीके से याद कर लिया जिसे आप कभी ना भूलें, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। मैंने केवल उसी डाटा को देखो, संसार में 4 लाख से ज़्यादा प्रजातियां हैं। अगर आप पौधों की मैं बात करूं तो 4 लाख से ज़्यादा पौधे हैं और उनकी हजारों लाखों प्रजातियां हैं। तो सारे पौधों को पढ़ना इम्पॉसिबल है। सारे पौधों के वैज्ञानिक नाम याद करना नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन फिर भी जितना जरूरी है, जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर अप करा दी हैं। अब एक वीडियो और आएगा पशुपालन का, जिसमें मैं पशुओं के बारे में बताऊंगा कि पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। कुछ पशुओं की मैं प्रजाति बताऊंगा, है ना। जैसे गाय के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, उनके दूध पर बात करेंगे। उसके पहले दूध को क्या कहते हैं, दूध बढ़ाने वाला हार्मोन क्या होता है ना। तो गाय, भैंस, बकरी किसके दूध में सर्वाधिक आयरन होता है, किसके दूध में क्या पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शुगर पाई जाती है। लैक्टोज शुगर को हम कैसे मापते हैं। कैल्शियम क्या होता है ना। कैसीन क्या होता है। हमारे हड्डियां किस प्रोटीन की बनती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानवरों से रिलेटेड हैं। तो जानवरों का जितना भी अध्ययन है वो पशुपालन कहलाता है। और पशुपालन का एक वीडियो आएगा और उसमें सारा पशुपालन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।